सिग्नल रिप्रेजेंटेशन इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। जैसा कि आप जानते हो कि हम कम्युनिकेशन में किसी भी सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अभी तक टाइम डोमेन में ही सिग्नल को रिप्रेजेंट करते आए हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने के लिए हमें एक और दूसरा डोमेन, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, में सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है यह भी सीखना है। यहाँ डोमेन किसे कहते हैं? 1D, 2D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। सो ग्राफ इज अ 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ हम जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ये 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है। और जब हम 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टाइम लेते हैं तो वो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी वेरिएबल लेते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। चलिए हम देखते हैं ये टेबल, जिसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन को शो किया है। अब सबसे पहले देखें कि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन को मैथमेटिकली एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एक्स एंड इन द ब्रैकेट टी। और इसे क्या कहा जाता है, हम कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं इसे? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है, किसी भी टाइम डोमेन में फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका है। अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसे x ब्रैकेट के अंदर t इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटेंस के फॉर्म में इसे कहते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ t। ओके। और सेम सिग्नल को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स एफ। लेट मी करेक्ट इट, एक्स एफ। तो ये कैपिटल एक्स इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन का मैग्नीट्यूड को, और ब्रैकेट के अंदर जो हम एफ लिख रहे हैं वो बता रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। So, time domain representation is indicated as xt, where xt is pronunciated or called as x is a function of time t. And in frequency domain representation, we tell or we speak x is a function of frequency and frequency is taken in hertz. So what is the difference between the two dependent variable in time domain? जब हम टाइम डोमेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो टाइम डोमेन में x अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये x अल्फाबेट जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम y एक्सिस में इंडिकेट करते हैं, ये कैपिटल अल्फाबेट से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड के जो बॉक्स में बना हुआ है, ये लेफ्ट साइड के बॉक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया हुआ है इस डायग्राम में, और इसी का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन राइट साइड में मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इस तरीके से। ठीक है। अब देखते हैं कि एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है जिसका यूनिट हम लेते हैं सेकेंड, और वाई एक्सिस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। इन प्रेजेंट केस अगर वोल्टेज सिग्नल लेती हूं तो वोल्टेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड कैपिटल टी से इंडिकेट किया गया है। और अगर ये फर्स्ट जो डायग्राम है, ये साइनोसॉइडल वेव एक वोल्टेज सिग्नल जो कि 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, अगर इसे रिप्रेजेंट करता है तो सेम हम इसके नीचे में एक और साइनोसॉइडल वेव डायग्राम ड्रॉ किए हैं जिसका एम्पलीट्यूड तो सेम है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो जो पीक मैग्नीट्यूड मैंने फर्स्ट डायग्राम के लिए लिया है, उतना ही पीक मैग्नीट्यूड बिलो डायग्राम, जो नीचे में डायग्राम है, उतना ही पीक मैग्नीट्यूड इसमें भी है। ठीक है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है,
लेकिन आप देख रहे हो कि पहले डायग्राम के कंपैरिजन में, एक साइकिल के कंपैरिजन में दूसरे डायग्राम में 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गए हैं पहले डायग्राम में, जहां पर एक ही वेव फॉर्म है, जबकि दूसरे डायग्राम में यहाँ पर 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम टाइम में पहले के कंपैरिजन में दूसरे डायग्राम में 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड आधा हो गया, जिसे हम यहाँ इंडिकेट किए हैं कैपिटल T/2 से। और ये बताता है कि इस नीचे वाले जो डायग्राम है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, उसका फ्रीक्वेंसी डबल है। जब टाइम पीरियड हाफ हो तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है। तो पहले डायग्राम का फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज और दूसरे डायग्राम का फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज। तो इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर में हमने 2 साइनोसॉइडल वेव, एक पहला 1 किलोहर्ट्ज का और दूसरा 2 किलोहर्ट्ज का साइनोसॉइडल वेव हमने शो किया। एक ही वर्टिकल एक्सिस लिया ताकि हम टाइम सेम इंस्टेंट पर स्टार्ट करते हुए मान सके। हम यहाँ पे माने कि ये मैंने 0 इंस्टेंट से यहाँ पर टाइम स्टार्ट किया है और 0 से राइट साइड बढ़ते समय टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो ये दोनों के लिए ही यहाँ पे टाइम जो है ये 0 मैग्नीट्यूड से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखिए कि इसी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन को अगर मैथमेटिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यही टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ट हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में। द सेम ग्राफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? द मैथमेटिकल फॉर्मूला इज XF, means the variable x, which is the function of frequency, is Fourier transform of xt. And what is xt? Which is the function of time. तो जो वेरिएबल या जो ग्राफ हम टाइम डोमेन में ड्रॉ कर रहे हैं, हम उसी ग्राफ को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जब कभी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करेंगे तो जिस भी ग्राफ का हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। और फॉर्मूला है XF इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ XT। तो चलिए अब देखते हैं हम व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रेजेंटेशन। जैसा कि हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है फ्रीक्वेंसी। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह लेंगे जिसका यूनिट है हर्ट्ज, तो इसका मतलब हम ओरिजिन में जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द 0 फ्रीक्वेंसी। अगर मैं टेक्स्ट में यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये 0 हर्ट्ज को शो करता है। इनिशियल पॉइंट 0 हर्ट्ज को शो करता है। और जैसे जैसे हम राइट साइड की ओर बढ़ते जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में है, इसीलिए 0 हर्ट्ज से धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और 0 हर्ट्ज से लेकर के ये हंड्रेड्स ऑफ हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज तक की अनलिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज तक ये इंक्रीज कर सकता है। तो आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन में हम फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर के गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हैंडल करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हम यूनिट लेते हैं वो यूनिट जो है केवल हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज हम नहीं ले सकते। यहाँ पर जब कभी हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायग्राम ग्राफ प्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस का जो एक्सिस होता है वो सेमी लॉग रिप्रेजेंटेशन होगा। और यहाँ पर हम पहले हर्ट्ज में मतलब 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, इस तरीके से हम 10 के पावर्स में इंक्रीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ हर्ट्ज के यूनिट में अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें, फ्रीक्वेंसी को हम सिर्फ हर्ट्ज के यूनिट में ड्रॉ करें तो हर्ट्ज के यूनिट में 0 हर्ट्ज से लेकर के अनलिमिटेड गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को इस एक स्मॉल पेपर में ड्रॉ करना
मुश्किल होगा। इसीलिए अब जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो सेमी लॉग रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर मैं टेक्स्ट में लिखूं तो टेक्स्ट में हम लिखते हैं 10 to the power 1. The center one frequency is 10. अगर मैं यहाँ पे पावर को स्टार मार्क कर दूं तो 10 to the power 1. This is the 10 to the power 1. I'm sorry, 10 to the power 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 10 to the power 0 means 1 hertz, which is approximately 0 hertz. और उसके बाद जो नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट स्केल पर जो वैल्यू लेंगे वो 10 to the power 1 होगा, फिर 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, like that. अगर मैं यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, this is 10 to the power 0, then 10 to the power 1, then 10 to the power 2, then 10 to the power 3, then 10 to the power 4, then 10 to the power 5, then 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9. आप जब कॉपी में ड्रॉ करें तो इक्वल डिस्टेंसेस में ये 10 के पावर में हम स्केलिंग करते हैं और वो स्केलिंग कहलाता है द स्केलिंग इन सेमी लॉग पेपर। और उसके लिए हम नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल न करके जो ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते हैं वो सेमी लॉग ग्राफ पेपर कहलाता है, जिसमें ये जो डिविजन्स होंगे वो इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होकर के वो 10 के पावर में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डिस्टेंस को, तो वो पेपर कहलाता है सेमी लॉग पेपर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ इस तरीके से, मैंने 10 to the power 0 लिखने की कोशिश की है। फिर जो सेकेंड वाला जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो 10 to the power 1 होगा, फिर 10 to the power 2 मीन्स 1 hertz, then 10 hertz, then 100 hertz. मैं इसी तरीके से वैल्यू टेक्स्ट लिख देती हूँ, है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये हो गया 10 hertz, उसके बाद में एक स्पेसिंग दिया तो फिर वो होगा 100 hertz, फिर इस तरीके से स्पेसिंग देंगे तो 1000 hertz, फिर स्पेसिंग देंगे तो 10,000 hertz। इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो फिलहाल इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होने की वजह से ये आप एज्यूम कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटर वर्टिकल लाइन एक्सिस इज एट 10 to the power 0 hertz, that is 1 hertz, and then the second point is 10 hertz, then third point is 100 hertz, fourth point is 1 kilohertz as it is indicated in this diagram, and fifth point is 10 kilohertz, then 100 kilohertz, then 1 megahertz, like that, and so on the frequency will be increased. तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा राइट साइड एंगल में। और हम एम्पलीट्यूड को अगर हम वोल्टेज में लेंगे तो ये हम वोल्टेज को वर्टिकल एक्सिस में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस में स्केल तैयार करेंगे। तो अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में जो 1 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पे शो किया है, एंड दिस इज द एग्जैक्टली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 किलो हर्ट्ज टाइम डोमेन सिग्नल। मैं आपको बता दूं ये जो सिग्नल है इसी सिग्नल का ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। लेफ्ट साइड में टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस में टाइम लिया है, और एक्स एक्सिस में जब टाइम लेते हैं तो साइनोसॉइडल वेव कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। चूंकि ये केवल एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो हम जब इसको राइट साइड में फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे, और चूंकि हम एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लिए हैं और जो हम सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं वो केवल एक ही फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज का है। यहाँ पर ये दिखा दूं कि दिस इज द 1 किलो हर्ट्ज वैल्यू मैग्नीट्यूड। सो दिस 1 किलो मैग्नीट्यूड इज indicated as here in this box, जहां पर ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन जो हमने यहाँ पर इस तरीके से खींची है, ये वर्टिकल लाइन जो इंडिकेट कर रहा है कि ये केवल एक ही सिग्नल है, एक ही फ्रीक्वेंसी सिग्नल है 1 किलो हर्ट्ज सिग्नल का। अब हम जो इसमें इस तरीके से जो एरो मार्क बताते हैं ना, ये एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है। अगर एरो मार्क नीचे है, अगर ये एरो मार्क कहीं नीचे अगर मैंने कहा बनाया, अगर इस तरीके से एरो मार्क को अगर मैंने नीचे बनाया, मैं शो करती हूं आपको,
1 मिनट, यहाँ पर ये इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर ये एरो मार्क अगर मैं नीचे शो कर रही हूँ तो ये बताता है कि जो नीचे वाला एरो मार्क है वो कम एम्पलीट्यूड का है, जबकि ऊपर वाला एरो मार्क जो हायर एम्पलीट्यूड का है। तो हम एरो मार्क को जितना वर्टिकल एक्सिस में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वो ये बताएगा कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, और जितना नीचे की तरफ रहेगा वो बताएगा कि वो लोअर एम्पलीट्यूड है। तो इस तरीके से फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, इसमें चूंकि केवल एक ही फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज का एक सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्टिकल एक्सिस में एम्पलीट्यूड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज की, तो उस पॉइंट पर हम एक ही एरो मार्क के जरिए उस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है, इसे हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए आप अच्छे से कि जो सेकेंड वाला जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो साइनोसॉइडल वेव है, ये साइनोसॉइडल वेव की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है। अब अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर चूंकि हमने सेम वर्टिकल एक्सिस का इस्तेमाल करते हुए ये दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है, तो सेम एम्पलीट्यूड एक्सिस पर यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और जैसे हम राइट साइड बढ़ते हैं तो जो मैंने आपको अभी नोमेनक्लेचर बताया था फ्रीक्वेंसी का कि 1 हर्ट्ज, देन 10 हर्ट्ज, फिर 100 हर्ट्ज, फिर 1 किलो हर्ट्ज, तो इसी तरीके से जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर फ्रीक्वेंसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पर जो कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो जितना जीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर के 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का डिस्टेंस है, जस्ट उतना ही 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का डिस्टेंस है। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम में मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉइंट होगा ये 1 किलो हर्ट्ज का है, और दूसरा जो पॉइंट है 2 किलो हर्ट्ज का है। अगर हम सिंपल ग्राफ पेपर पे, जो नेचुरल फॉर्म का जो ग्राफ पेपर है उसमें अगर हम ड्रॉ करें तो ये 0 हर्ट्ज होगा। 0 हर्ट्ज से पहला पॉइंट 1 किलो हर्ट्ज और दूसरा पॉइंट 2 किलो हर्ट्ज में, मीन्स हम एक्स एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट अगर हम किलो हर्ट्ज में लें तो पहला जो है ये 1 किलो हर्ट्ज और जो दूसरा है वो 2 किलो हर्ट्ज का है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जस्ट डबल डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस में, डबल लेंथ पर एक्स एक्सिस में 2 किलो हर्ट्ज का सिग्नल ड्रॉ किया गया है। और चूंकि 2 किलो हर्ट्ज का भी एक सिंगल ही सिग्नल है, इसलिए इस सिंगल सिग्नल को, इस सिंगल साइनोसॉइडल वेव को हम 2 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सिग्नल से यहाँ टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या किए हैं, शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी साइनोसॉइडल वेव या किसी भी वोल्टेज सिग्नल को फोरियर ट्रांसफॉर्म करके हम उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। और अगर हम रिवर्स प्रोसेस करना चाहें तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन से भी हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के जरिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। और उसका फॉर्मूला है xt इज इक्वल टू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xf। सो दिस इज द two types of representation: time domain representation and frequency domain representation of a signal, either voltage signal or current signal। अब अगर हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाएं, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि कैसे डिनोट किया जाना है, दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि ग्राफ कैसे शो किया जाना है, तीसरा पॉइंट कहता है टाइम डोमेन का कि टाइम डोमेन ग्राफ शोज हाउ अ सिग्नल चेंजेस ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम को बढ़ता जाता है तो टाइम के रेस्पेक्ट में फिजिकल वेरिएबल वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल का एम्पलीट्यूड में किस तरीके से वेरिएशन होता है। चूंकि यहाँ जो ग्राफ में वैल्यू दिखाई गई है ये साइनोसॉइडल वेरिएशन को शो कर रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ ये बताता है कि हाउ मच ऑफ द सिग्नल, हियर आई शुड से हाउ मच एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल लाइज विद इन ईच गिवन फ्रीक्वेंसी बैंड ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पर मैंने सिंगल फ्रीक्वेंसी लिया चूंकि मैंने एग्जैक्ट टाइम डोमेन का
फोरियर डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन किया इसलिए, बट प्रैक्टिकली सिंगल फ्रीक्वेंसी इज इम्पॉसिबल। हमें एक भले ही वो नैरो बैंड और बहुत ही कम बैंडविड्थ वाला सिग्नल मिले, हमें एक फ्रीक्वेंसी बैंड मिलता है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी बैंड सिग्नल को, और बैंड माने बैंड का मीनिंग होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क शो करता है कि क्या एम्पलीट्यूड है। ये एरो मार्क शो करता है, यहाँ पर ये जो एरो मार्क शो किया गया है, ये एरो मार्क शो करता है कि क्या एम्पलीट्यूड है, सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कम होगा तो एरो मार्क नीचे की तरफ होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो एरो मार्क ऊपर की तरफ होगा। तो हाउ मच एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल लाइज in the single frequency or in the frequency band that is shown with in the frequency domain representation. And the next point is time domain refers to the analysis of mathematical functions or physical signals with respect to time. यहाँ पे ये word होगा of. टाइम डोमेन जो है ये एक्चुअल में हमें मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल एनालिसिस, फिजिकल सिग्नल्स का मैथमेटिकल एनालिसिस करने का हमें करने के काबिल बनाता है। इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के जरिए हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिग्नल में किस तरीके से वेरिएशंस होते हैं उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल अलाउज अस टू ऑब्जर्व सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल। हमने टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन से मैथमेटिकल एनालिसिस किया और मैथमेटिकल एनालिसिस के जरिए हम एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे, ऑसिलेटर का डिजाइनिंग करेंगे या उससे आउटपुट उस सिग्नल के अकॉर्डिंगली लेंगे, जबकि हम उस सिग्नल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि टाइम डोमेन में पता नहीं चलता। यहाँ पे देखिए ये गौर करने वाली बात है कि सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल दैट आर आइदर नॉट इजी टू सी और नॉट विजिबल एट ऑल व्हेन वी लुक एट द सिग्नल इन टाइम डोमेन। जिन कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी हम टाइम डोमेन में नहीं कर पाते हैं, उन कैरेक्टर जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होगा, बैंडविड्थ कितना होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिग्नल की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब टर्मिनोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन टर्मिनोलॉजी से हम वाकिफ होंगे, तो इनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन से। And that's why frequency domain analysis is very much useful for the study of cyclic behavior of the signal. किसी भी सिग्नल के साइक्लिक बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस किया जाता है। और टाइम डोमेन जो रिप्रेजेंटेशन है ये रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम ऑसिलोस्कोप की सहायता से हम किसी भी ऑसिलोस्कोप में या डिजिटल ऑसिलोस्कोप में हम इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से एक टाइम डोमेन सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप का स्क्रीन है और इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप में आप देख रहे हो कि ये एक सिग्नल है और ये जो सिग्नल है ये 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल, जो कि यहाँ पर इंडिकेशन किया गया है, दिस इज द 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल और जिसका मैग्नीट्यूड है 1 वोल्ट। पीक टू पीक मैग्नीट्यूड जो है वो है 1 वोल्ट और यहाँ पर ये 1 किलोहर्ट्ज का पहला जो डायग्राम है, पहला जो वेव फॉर्म है, दिस इज द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म और ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम इजीली किसी ऑसिलोस्कोप में, चाहे वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो या फिर जैसे ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है और ये जो मैंने स्क्रीन दिखाया ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप का स्क्रीन था, तो हम सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो कि केवल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और हमें मैनुअली इसे कैलकुलेट करना होता है, जबकि डिजिटल ऑसिलोस्कोप में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर्म में हमें डिजिटल ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पर मिल जाती है। तो इस तरीके से साइनोसॉइडल वेवफॉर्म या पल्सेस के फॉर्म में हम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि
किसी भी सिग्नल को किस तरीके से टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।